अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो मसाजिद की सफाई को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है और ज़ाती तौर पर, इनफरादी तौर पर जब लोग जाएं तो किस हद तक एहतियात करें, इस पर हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी हैं। वेलकम टू द शो। और इबादत का महीना है और कितना ज़रूरी है कि हम सब एहतियात भी बरतें और साथ साथ अपनी इबादत को जारी भी रखें। और जो लोग भी मसाजिद में जा रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है? डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने जो 20 निकात का पैकेज दिया वो बहुत बेहतरीन है। इट इज़ एन आइडियल पैकेज। अगर हम उस आइडियल पैकेज के ऊपर अमल करें तो हम डेफिनेटली रमज़ान शरीफ की इबादत को भरपूर तरीके से के मसाजिद में जाके इंजॉय कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम देखें कि अगर हम बीमार हैं, हमें घर से बाहर निकलना है तो हमें नहीं निकलना चाहिए। और अगर एजिड पर्सनस हैं, उस 50 एज प्लस या 12 ईयर से नीचे, वो भी घर में रहें। अगर एक इंसान नॉर्मल है और वो उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो वो ज़रूर जाए, मस्जिद जाएँ, ज़रूर जाए। और फिर उसमें जो उन्होंने कहा है, हुकूमत ने कहा है कि वो घर से वज़ू करके जाएँ। नवाफिल नमाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो घर में पढ़ें। और जो तरावियाँ हैं अगर वो पढ़नी है तो वो मस्जिद की चार दीवारी के अंदर पढ़ें, रोड्स में उसका बंदोबस्त ना किया जाए। और इसी तरह अगर फ़राइज़ है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है मस्जिद जाके, तो उसमें जो नवाफिल है वो घर में अदा किए जाए। तो ये कुछ निकात हैं। फिर मस्जिद में जाते वक्त मास्क लेना ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइज़र्स मस्जिद के दरवाज़े पे होने चाहिए। मस्जिद के जो फ्लोर्स हैं वो बिल्कुल एम्प्टी होने चाहिए। उनको क्लोरीन से सर्टेन डिसइंफेक्टेंट्स है, जिस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या क्लोरीन की सॉल्यूशंस हैं, उनसे क्लीन होना चाहिए। जो जाए नमाज़ें हैं या जो मुसल्ले वगैरह हैं वो मसाजिद से उठा दिए जाएँ। ये भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमारे फ़ायदे के लिए और वो हमें ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। और ये दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन। गवर्नमेंट ने साथ ये भी पाबंद किया है, मसाजिद कमेटी बनाई जाए ताकि वो इन निकात पे अमल करवाएं, ताकि लोगों को मसाजिद जाने से हुकूमत रोके ना और वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को एंजॉय कर सकें। और ये आइडियल सिचुएशन है। और अगर हम इस आइडियल सिचुएशन को अडॉप्ट करने में कामयाब हो गए तो हम डेफिनेटली इस सिनेरियो पे काबू पा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम रमज़ान की इबादत वाले महीने में हम अपनी तमाम इबादत से भी इंजॉय कर सकेंगे। जी इंशाल्लाह। डॉक्टर ज़ीशान, अच्छा ये कहा गया कि क्लोरीन वाटर से बार बार सफाई हो फ़र्श की, और जब भी नमाज के लिए तैयारी हो रही हो, और फिर कारपेट्स वगैरह हटा दिए जाएं। जिन मसाजिद में अभी भी कारपेट्स वगैरह हैं, और ये कारपेट किस हद तक नुकसानदेह हो सकते हैं, और फिर कितनी दफ़ा सफाई होना ज़रूरी है क्लोरीन वाटर से? जी, अभी एक्चुअली कारपेट्स वगैरह तो बिल्कुल अलाउ नहीं करने चाहिए। जिन मसाजिद में है, हमारी रिक्वेस्ट है और हुकूमत को भी उसमें जो कमेटीज़ बनाई हैं उनको अपने SOPs को फॉलो करवाना चाहिए। कारपेट्स या जाए नमाज इस वक्त अलाउ नहीं करने चाहिए। बाकी जो ये क्लोरीन है, डिसइंफेक्टेंट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये दोनों WHO की तरफ से रिकमेंडेड है। जिस तरह अगर हम क्लोरीन को देखें तो उसकी तकरीबन आप समझ लें कि 8 to 10% तक कंसनट्रेशन की इजाज़त है। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 2 से 3% तक इजाज़त है। 3% से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना। तो ये इसको हम देखना ये है कि कितनी ज़्यादा, अगर 5 वक्त की नमाज मस्जिद में रेगुलरली हो रही है तो फिर हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। फिर हमें ये भी देखना है कि अगर खुदा न ख्वास्ता वहाँ से कोई इन्फेक्शन प्रिवेल कर रहा है तो फिर हमें ऑर्ली बेसिस पे भी करना है। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर हम मस्जिद जा रहे हैं, हम लोग पहले अपनी हाइजेनिक कंडीशंस का घर से मेंटेन करके जाएं। हाइजेनिक कंडीशंस को मेंटेन रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, तो फिर हम लोग इसको कॉज करने का सबब नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोग बहुत पाक इबादत के लिए जा रहे हैं। तो हाइजेनिसिटी हमें मेंटेन करनी है अपने पर्सनल लेवल पे। हर बंदा अगर हाइजेनिसिटी को मेंटेन करेगा और हाइजेनिसिटी मेंटेन करके मस्जिद जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मसाजिद में जाने से कोई ख़ास प्रॉब्लम होगा। बाकी मस्जिद कमेटी जो है, मस्जिद इंतज़ामिया जो है, इन SOPs पे अगर अमल करेगी तो इंशाअल्लाह ताला कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगा और हम लोग ये रमज़ान की इबादत से भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। जी सही। सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बार बार कहा जा रहा है डॉक्टर ज़ीशान, और लोगों को अभी भी समझाने की बारहा कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि कल जो हाल था, लोग जब फ्रूट्स ख़रीद रहे थे, लोग जब अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद रहे थे, शॉप्स के ऊपर रश लगा हुआ था, दूध दही की दुकानों पे हमने देखा तो बहुत ज़्यादा लोगों का जमे गफ़ीर लगा हुआ था और लोग वेट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के करीब करीब थे।
तो किस हद तक अमल दरामद करना है और इनको समझाना कितना ज़रूरी है कि अगर आप इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो अपने लिए और दूसरों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी? जी, इसमें ना जो मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो बार बार एडवर्टीज़मेंट भी चला रहे हैं और गवर्नमेंट के नुमाइंदे और साइंटिस्ट और डॉक्टर हजरात बहुत ज़्यादा मीडिया में आके बार बार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब WHO की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक 3 फीट या 4 फीट कम से कम 1 से 1.5 मीटर का फासला ज़रूरी है। और अगर हम शॉपिंग करने जाएं, ग्रॉसरी करने जाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह लें, इवन इसी तरह मसाजिद में भी हुकूमत ने भी ये SOP तैयार किए हैं कि कम से कम 3 फीट से 4 फीट का 6 फीट का फासला होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस वायरस के स्ट्रक्चर को देखें तो ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, नॉर्मल वायरस है, थोड़ा सा बड़ा है और हैवी है और ये बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ये बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। तो इसलिए अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सेफ़ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से इससे बच सकते हैं। इससे बचना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जिस तरह चाइना या साउथ कोरिया, तो इनके ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो लोग इससे जो बच चुके हैं अभी तक सेफ़ हैंड्स में जा रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और सेफ़ प्रैक्टिसेस मेंटेन करके ही वो लोग इससे बड़े अच्छे तरीके से काबू पा चुके हैं। जी सही। डॉक्टर ज़ीशान, एक और चीज़ ये कि हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद में जिस तरह इजाफा हो रहा है उसकी वजूहात क्या हैं, बुनियादी वजह क्या है? क्या लॉकडाउन में नरमी कर दी गई या टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा हुआ, लोग एहतियात नहीं कर रहे, क्या रीज़न है इसके पीछे? जी, इसमें ये तीनों ही रीज़न्स हैं बेसिकली। पहले हमारे पास टेस्टिंग की कैपेसिटी बहुत कम थी, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। फिर लोग एहतियात नहीं कर रहे, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। और तीसरा रीज़न जो डेफिनेटली ये लॉकडाउन में थोड़ी नरमी की जा रही है। तो अगर लॉकडाउन में नरमी करें ना करें, हर बंदे को अपनी ऑफिशियल ज़िम्मेदारी अब ये समझनी चाहिए कि अगले 4 से 6 महीने ये सेफ़ प्रैक्टिसेस और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर लें और अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बना लें। बेशक आगे हमारी यूनिवर्सिटियाँ खुल जाती हैं, हमारे तालीमी इदारे खुल जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ख़ास तौर पे स्कूल जो हमारे बच्चों के स्कूल हैं वो खुल जाते हैं। तो हमें अभी जो हमारे पास घर में टाइम है 2-3 मंथ्स का, हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि हाउ वी हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। हमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, बच्चों को ट्रेन करना है और साथ हमें उनको सेफ़ प्रैक्टिसेस, हाथ धोना सिखाना है 20 सेकंड्स तक, जो भी WHO की रिकमेंडेशंस है, सोप्स के साथ हाथ धोना है, फिर हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है। तो इस तरह सेफ़ प्रैक्टिसेस अगर अडॉप्ट की जाएंगी तो डेफिनेटली हम इससे बच सकते हैं। और फिर टेस्टिंग कैपेसिटी तो डेफिनेटली इसके ऊपर रोल प्ले कर रही है कि यूरोप या अमेरिका में जो इतने ढेर सारे केसेस हमें नज़र आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान या अफ्रीका, तो हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी निस्बतन कम है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं डेफिनेटली, और हमें बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है इंशाल्लाह, अगर हम सेफ़ प्रैक्टिसेस और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे इंशाल्लाह। जी सही। हाफिज़ाबाद से एक कॉलर हमारे साथ हैं, सुहेल, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मस्जिद का अगर फर्श धोना है तो क्लोरीन की मिकदार क्या होनी चाहिए और किस तरह धोना है? जी डॉक्टर ज़ीशान। क्लोरीन की मिकदार जो है वो हमें परसेंटेज के हिसाब से जो आइडिया है कि वो तकरीबन 8 to 10% रखनी है क्लोरीन, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो 3% से ज़्यादा नहीं रखना। बेहतर यह है कि 2% या 2.5% मैक्सिमम रखें। दोनों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि दोनों रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी रिलीज़ कर रहे हैं, और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एट द एंड कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इस्तेमाल और एक्सपोज होना इन दोनों केमिकल से वो भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। बहुत सारे लोग सेंसिटिव भी होते हैं, उनकी स्किन्स भी सेंसिटिव हो सकती हैं, उनके अंदर एलर्जिक रिस्पांस भी क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्लोरीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अब परसेंटेज में अगर बात करें तो मैं अगर आइडिया दूं तो 100 ml अगर क्लोरीन पूरा हम सस्पेंशन लें तो 92 या 93 ml प्योर वाटर हो, और उसमें अगर 100% क्लोरीन मिल रही है तो वो आप 8% के हिसाब से डिज़ोल्व कर सकते हैं। अगर क्लोरीन आपको प्योर नहीं मिल रही 100% तो फिर उसके हिसाब से पूरी फार्मूलेशन करनी पड़ती है। तो ओवरऑल जो कंसंट्रेशन हमने रखनी है वो क्लोरीन की 8% है और मैक्सिमम 10% है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इसी तरह 2% है या मैक्सिमम 2.99% है, टू बी वेरी श्योर। जी सही है। सो डॉक्टर ज़ीशान, वेरी क्विकली बता दीजिएगा, ये जो हम डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, ये काम कर रहे हैं?
जी, ये डेफिनेटली इनकी जो अगर लिपिड के स्ट्रक्चर को देखें तो लिपिड का स्ट्रक्चर जो है सबसे आउटर मोस्ट इसके लिपिड होती है, इनसाइड प्रोटीन है और फिर उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और वो जो स्पाइक्स इसकी निकली हैं वो भी प्रोटीन पे मुश्तमिल है। लेकिन ओवरऑल जो लिपिड का ये लिपिड है ये इंतहाई सेंसिटिव है, ये हर किस्म के सर्फेक्टेंट जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट वगैरह शामिल है ब्लीचेस वगैरह में, और ये जो हमारे पास एथेनॉल है या क्लोरीन है, इन सब से ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, ये आराम से इनसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। सही है, ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया डॉक्टर। सुबह सवेरे पाकिस्तान।